हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से चैप्टर नंबर 8.2। इस चैप्टर का नाम है द संगम पीरियड। संगम पीरियड किसको कहा गया? फर्स्ट से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी के बीच के पीरियड को कहा गया संगम पीरियड। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। और संगम पीरियड में साउथ इंडिया में मुख्य रूप से 3 वंश हुआ करते थे। ठीक है, 3 किंगडम हुआ करते थे जिसको कहते हैं चेर, चोल और पांड्य। याद रख पाओगे? फर्स्ट से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी के बीच जो है उस पीरियड का नाम संगम पीरियड पड़ा। इसका नाम संगम पीरियड क्यों पड़ा ये मैं अभी बताने वाला हूं। और इसी पीरियड में, इसी फर्स्ट से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में वहां पर 3 वंश हुआ करते थे। एक का नाम चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य। तो पांड्य के जो राजा लोग जो थे वो अपने अपने टाइम में क्या किए, वहां पर मिलन समारोह करते थे। किसका मिलन समारोह करते थे? महान कवियों का। मतलब उस वक्त जितने भी महान कवि लोग हुए उनका मिलन समारोह करते थे। वहां पर धार्मिक चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता था। कोई ग्रामर के बुक लिखे हैं तो उसके बारे में डिस्कशन होता था। जैसे तमिल ग्रामर की मैं बात कह रहा हूँ, तो अपने अपने बुक के बारे में बताते थे। कोई एथिक्स के बारे में अपना बुक लिख रहे हैं, है ना, तो कोई मोरालिटी के बारे में अपना बुक लिख रहे हैं, कोई पॉलिटी के बारे में अपना बुक लिख रहे हैं। तो इस तरीके से अपना वहाँ पर डिस्कशन करते थे उस असेंबली में। तो इस पीरियड में कुल मिलाकर 3 असेंबली हुए, मतलब 3 संगम हुए। असेंबली को ही संगम कहा गया, मिलन को ही संगम कहा गया। और इस पीरियड में कुल मिलाकर के 3 संगम हुए, 3 असेंबली हुए, 3 बार ऐसा मिलन हुआ था। इसलिए इस पीरियड का नाम दिया गया संगम पीरियड। और मुख्य रूप से जो राजा लोग थे वो पांड्य वंश के राजा लोग जो थे इसको पेट्रोनाइज किए। पेट्रोनाइज यानी कि संरक्षण दिए। संरक्षण कहने का मतलब यह है कि वहाँ के जो महान कवि लोग जो थे एक तरह से प्रमोट किए, है ना, कि आप आइए और आप लोग संगम कीजिए, आप लोग मिलन कीजिए, आप लोग असेंबल होइए, है ना, और चर्चाएं कीजिए। तो यहाँ तक क्लियर है कि संगम पीरियड का नाम संगम क्यों पड़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं जो कन्फ्यूजन है। संगम पीरियड के बीच जो 3 वंश होते थे, चेर, चोल और पांड्य, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है चोला डायनेस्टी के बारे में, है ना। चोल डायनेस्टी के बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्यों होता है आप समझ पाओगे इसको। देखो, एक तो चोल को हम पढ़ते हैं फर्स्ट से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी के बीच एक बार चोल आता है, और दूसरी बार आता है आपका 8वीं शताब्दी में, है ना। तो 2 बार चोल किंगडम आते हैं और 2 अलग अलग पीरियड में इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनके राजा लोग अलग हुआ करते थे। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है आज के बाद कि कौन से पीरियड का कौन सा राजा है। तो ये कन्फ्यूजन को पहले मैं दूर कर देता हूँ, फिर हम लोग एमसीक्यू पर चलेंगे। क्लियर? अब जरा बात करते हैं कि जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, सिंपली लिखोगे पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोसीजर है इसका। ठीक है, और शॉर्ट में कहूँ तो पहले मैं आपको टास्क देता हूँ, उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब जरा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले तो कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू पे हम लोग आएंगे। देखते हैं, यहाँ पर देख लो, ये आपका साउथ इंडिया का जो मैप है, ये देख पा रहे हो। अब जरा बात करते हैं, देखो इसमें क्या कन्फ्यूजन है। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि चोल के बारे में हम लोग 2 बार पढ़ते हैं। चोल के बारे में 2 बार पढ़ते हैं और यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते, है ना। तो इसको मैं आज क्लियर करूँगा। चोल डायनेस्टी को 2 बार पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट पीरियड में, जिसको संगम पीरियड कह रहे हैं। यहाँ पर 100 से लेकर के 300 एडी के बीच वहाँ पर एक बार चोल को पढ़ते हैं। दूसरी बार पढ़ते हैं अर्ली मीडिएवल में। अर्ली मीडिएवल पीरियड किसको कहा गया? 650 से 1206 एडी के बीच के पीरियड को कहा गया अर्ली मीडिएवल। और इस पीरियड में बहुत सारे साउथ इंडियन के किंगडम को पढ़ते हैं हम लोग। मुख्य रूप से 4 किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से चोल आपका फिर से आता है। अब इसकी कहानी सुनो, मतलब कम टाइम में मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। ये जो चोल लोग जो थे ना, इनका जब डिक्लाइनेशन स्टार्ट हुआ, डिक्लाइनेशन कहने का मतलब जब इनका पतन हुआ, तो उस टाइम पतन के पीरियड में, चोलों के पतन के पीरियड में जो लोग राजा लोग थे ये पल्लव डायनेस्टी के राजाओं के अधीन काम करना स्टार्ट कर दिए। ध्यान देना, अब पल्लव डायनेस्टी कहाँ आया? पल्लव डायनेस्टी हम लोग इस टाइम में पढ़ते हैं अर्ली मीडिएवल में। देख रहे हो पल्लव डायनेस्टी, आप लोग सुने होंगे महाबलीपुरम, एक साउथ इंडिया में समुद्र के किनारे एक शहर था और अभी भी है वहाँ पर, जिसको मामलापुरम कहते हैं। नया नाम उसका मामलापुरम है, पुराना नाम महाबलीपुरम था। तो ये पल्लव डायनेस्टी वहीं कांचीपुरम और महाबलीपुरम के इर्द गिर्द थे। तो ये जब चोल लोग जो थे, इनका जब डिक्लाइनेशन स्टार्ट हुआ और इस टाइम के जो राजा लोग थे
ये पल्लव डायनेस्टी के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिए, मतलब किसी को मंत्री पद दे दिया गया, कोई सामंत बना दिया गया, है ना। तो इस तरीके से चोल डायनेस्टी का डिक्लाइनेशन यहाँ पर होता है इस पीरियड में। अब यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि 650 से 1206 एडी के बीच एक बार फिर से चोलों का उदय होता है, मतलब कोई व्यक्ति वहाँ पर फिर से कोई सेनापति होता है जो कि एक राजा के रूप में उभरता है और चोलों का उदय एक बार फिर से हो जाता है ना। देख रहे हो यहाँ पर चोल साम्राज्य का उदय एक बार फिर से हो जाता है। तो दो पीरियड में हम लोग चोलों के बारे में पढ़ते हैं, दोनों के बीच कन्फ्यूजन होता है कि ये जो चोल पीरियड है एंशियंट वाला टाइम का और ये जो अर्ली मीडिएवल का चोल है, इनके राजाओं के नाम के बीच आपको फर्क समझना होगा, उनको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा राजा कौन से पीरियड में आया। ये एंशियंट वाले में आया संगम पीरियड में, अब फिर ये अर्ली मीडिएवल वाला चोल वाला राजा है ना। तो सबके जो चोलों के जो मुख्य राजा हुआ करते थे उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब जरा मैप के हिसाब से ध्यान में रखो कि कहाँ पर चेर था। तो चेर था मुख्य रूप से केरला वाले जगह में, है ना, अभी के केरला वाले में चेरों का क्या हुआ, उदय हुआ था। तो देख पा रहे हो ये चेर का कहाँ पर इसका साम्राज्य था। चोल का था आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से, और पांड्य का था मुख्य रूप से तमिलनाडु में। और यही पांड्य राजा लोग जो थे इनके ही संरक्षण में क्या हुआ, 3 बार संगम का आयोजन किया गया, है ना। तो इसलिए उसका नाम पड़ा संगम पीरियड, 100 से लेकर के 300 एडी के बीच। क्लियर यहाँ तक। अब जरा समझो, ये तीनों के बारे में आप देख लिए कि चेर मुख्य रूप से केरला में थे, चोल जो थे ये आंध्र प्रदेश में थे, पांड्य जो थे वो मुख्य रूप से तमिलनाडु में थे, है ना। तो ध्यान रखोगे मैप के हिसाब से। अब जब अर्ली मीडिएवल में जाते हैं तो मुख्य रूप से 4 किंगडम के बारे में हम पढ़ते हैं। देख लो कौन कौन सा किंगडम है यहाँ पर। एक तो है आपका, यहाँ पर देखो, एक क्या है आपका, एक है पल्लव डायनेस्टी जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में आता था। और यहाँ पर है राष्ट्रकूटा, है ना, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र में और थोड़ा सा मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी। चालुक्य जो थे ये मुख्य रूप से कर्नाटका में थे। हाँ, कुछ चालुक्य के बारे में हम देखेंगे जो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में भी थे। चोल जो थे ये मुख्य रूप से आपका आंध्र प्रदेश में थे। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि 2 पीरियड में हम साउथ इंडिया को पढ़ते हैं। एक तो एंशियंट हिस्ट्री 100 से लेकर के 300 एडी के बीच 3 वंश हुए थे, चेर, चोल और पांड्य। अब अर्ली मीडिएवल जब हम जाते हैं तो अर्ली मीडिएवल में 4 वंश के बारे में पढ़ते हैं, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। अब जरा देख लो, यहाँ तो हम लोग चेर, चोल और पांड्य को तो देख लिए मैप में, चेर यहाँ पर, चोल यहाँ पर, पांड्य यहाँ पर, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य कहाँ पर थे। तो यहाँ पर मैप में देखो, थोड़ा सा मैप छोटा हो गया, यहाँ और लंबा होना चाहिए था इस वाले सेक्शन में। तो आप लोग मैप पे मत जाना, बस ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी कौन है भाई, पल्लव डायनेस्टी यहाँ पर हुआ करता था, देख लो, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और थोड़े से तमिलनाडु में, इस वाले एरिया में पल्लव होते थे। राष्ट्रकूट देख लो, राष्ट्रकूट आपका यहाँ पर है, देख रहे हो, इस वाले एरिया में, मतलब महाराष्ट्र की मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। चालुक्य देखो, चालुक्य को हम लोग 3 जगह पढ़ते हैं। चालुक्य मुख्य रूप से कर्नाटक में थे, लेकिन चालुक्य का उदय 3 जगह हुआ, जिसको 3 अलग अलग जगह के नाम से हम लोग जानते हैं। एक तो हुआ आपका देखो कल्याणी, यहाँ पर है कल्याणी, कर्नाटक में आता था। अभी का जो बादामी वाला क्षेत्र है वातापी का, जिसको वातापी कहते थे उस टाइम में, अभी वो शहर का नाम बादामी है। तो बादामी का हम लोग चालुक्य पढ़ते हैं, कल्याणी का हम लोग चालुक्य पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं इस वाले एरिया में, देख लो, वेंगी का चालुक्य, है ना। तो 3 जगह के चालुक्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं अर्ली मीडिएवल में। तो समझ में आई बात। पल्लव डायनेस्टी देख लिए यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, राष्ट्रकूट यहाँ थे, और आपका चालुक्य जो थे 3 जगह थे, एक कल्याणी में इस जगह और बादामी में इस जगह, मतलब वातापी उस टाइम का नाम था, वातापी के चालुक्य, और वेंगी इस जगह पे। तो क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देख लेते हैं कन्फ्यूजन वाला कि चोल में कौन कौन से राजा हुआ करते थे, जिसके बारे में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। चोल और वो दोनों चोल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर 100 से लेकर के 300 एडी के बीच जो मुख्य राजा थे वो थे करिकल और एलारा के बारे में पढ़ा जाता है। मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, है ना, करिकल और एलारा के बारे में पढ़ा जाता है। ध्यान रखोगे, 2 राजा किसके, चोल साम्राज्य के 2 राजा करिकल और एलारा के बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस वाले एरिया में चोल, और चोल जो आए कब आए, 9वीं शताब्दी में, है ना। मैं 8वीं शताब्दी बता दिया था इसके पहले, तो 9वीं शताब्दी में। अब देखिए 650 से लेकर के 1206 के बीच ही आता है आपका 9वीं शताब्दी। और शताब्दी कहने का मतलब सेंचुरी, और सेंचुरी का कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था, है ना, कि सेंचुरी की गणना हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि अभी 9वीं शताब्दी की अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो 9वीं शताब्दी कहने का मतलब है कि 900 से
थोड़ा सा ऊपर और 1000 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 900 से लेकर के 1100 के बीच की सेंचुरी को हम लोग 9वीं शताब्दी कहेंगे। तो अब जरा देखिए चोल के बारे में। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय एक वहाँ के बहुत बड़े राजा थे, है ना। तो चोल के बारे में समझो कि अगर विजयालय का नाम आ गया तो समझ आना कि ये दूसरी बार जब उदय हुआ था चोलों का 650 से लेकर के 1206 एडी के बीच में, यानी कि 9वीं शताब्दी में, तो वो विजयालय इससे बिलोंग करते हैं, ना कि संगम पीरियड से, है ना। संगम पीरियड से करिकल और एलारा आपके दो मुख्य रूप से आते हैं। अब जरा देखिए इसके जो मुख्य जो इस वंश के चोल के मतलब अर्ली मीडिएवल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके ये सारे मुख्य रूप से राजा थे। एक थे आदित्य प्रथम, एक थे प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये कुलोत्तुग के बारे में है, राजेंद्र तृतीय। मतलब मुख्य रूप से आपको इन तीनों के बारे में ध्यान में रखना है। देख लो चारों के बारे में। एक तो विजयालय जिन्होंने इसकी स्थापना की 9वीं शताब्दी में, फिर प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान में रखोगे कि ये सारे राजाओं का संदर्भ किससे है, चोल साम्राज्य से। और कौन से चोल साम्राज्य, जो हम लोग अर्ली मीडिएवल में पढ़ रहे हैं 650 एडी से लेकर के 1206 एडी के बीच। इसमें आप देखोगे इसी बुक में चैप्टर नंबर 12 है या फिर 13 है, इसी पीरियड के बारे में पढ़ना है। तो चोल को आप 2 बार देखोगे कंफ्यूज कर जाओगे, तो मैं सोचा कि पहले आपको बता दूं, है ना। तो यहाँ पर विजयालय, प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ये वाले अर्ली मीडिएवल में। और करिकल और एलारा के बारे में हम मुख्य रूप से देखेंगे संगम पीरियड में, है ना। तो ये राजाओं का नाम आप ध्यान में रखना। अब हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं। देखिए एमसीक्यू क्या कह रहा है आपसे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है। यहाँ पर क्या बोला है, ये बोल रहा है कि मैच करना है आपको एम्बलेम से, है ना। एम्बलेम कहने का मतलब राजकीय चिन्ह जिसको कहते हैं। जैसे भारत का राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, है ना। अशोक स्तंभ एक नए रूप से बनाया गया है, जो न्यू पार्लियामेंट में आप देखे होंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग विवाद भी किए कि इसका शेर का मुंह ज़्यादा खुला क्यों है, तो भाई वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। एम्बलेम का मतलब होता है राजकीय चिन्ह और फिर राष्ट्रीय चिन्ह और फिर राष्ट्रीय प्रतीक, है ना। तो कोई भी राजवंश का एक अपना राजकीय चिन्ह होता था। तो किसका क्या होता था आप ध्यान में रखने की कोशिश करना, याद ही कर लो इसको। चेर जो थे, चेर का आपका बो था, बो का मतलब तीर और धनुष, है ना। तो तीर धनुष किसका प्रतीक था, राजकीय प्रतीक चेरों का। और चेर कहाँ थे, केरला में। चोल कहाँ थे, आंध्र प्रदेश में। पांड्य कहाँ थे, तमिलनाडु में, है ना। और जो संगम पीरियड नाम पड़ा, ये पांड्य के राजाओं ने संरक्षण दिया था, वो तीनों संगम का, है ना। तीनों संगम कराए ये पांड्य के राजाओं ने, इसलिए संगम पीरियड नाम पड़ा था। अब देखिए चोलों का क्या था आपका एम्बलम, राजकीय चिन्ह टाइगर था, इसको याद रख लेना। और पांड्य का था फिश यानी कि मछली। तो ये तीनों को आप ध्यान में रखोगे, याद ही कर लो, बेहतर होगा आपके लिए। चेर का बो था एम्बलम, है ना, राजकीय चिन्ह। चोलों का टाइगर था, पांड्य का फिश था यानी कि मछली। तो इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया, फर्स्ट का ए और बी का आपका सेकंड हो जा रहा है और थर्ड का आपका फिश। तो इसको याद रखना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब जरा आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है कि ये सारे बुक्स के नाम है ना, और ये सारे उनके ऑथर के नाम हैं। तो आपको बताना है, मैच करना है कि कौन किसका क्या था। अब जरा बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये तुगलकी पीएम। तुगलकी पीएम के राइटर कौन थे, ये थे तुगलकी पीआर। अब मैं तुगलकी पीआर के बारे में मैं आपको बता दूं, तुगलकी पीआर जो थे ये आपके थे जो ऋषि अगस्त्य का नाम आप लोग सुने हो। ऋषि अगस्त्य जो थे वो प्रथम और द्वितीय, हाँ प्रथम और जो द्वितीय संगम हुआ था, जो प्रथम हुआ था मदुरै में, मैं पहले बताया मदुरै में, है ना। और द्वितीय कहाँ पर हुआ था, कपाटपुरम में। और तृतीय भी हुआ था आपका मदुरै में। तो जो फर्स्ट और सेकंड संगम हुआ था मदुरै और कपाटपुरम में, उसके जो प्रेसिडेंट थे, मतलब अध्यक्षता जो किए थे, वो थे ऋषि अगस्त्य। और वही ऋषि अगस्त्य के ये शिष्य थे, कौन, तुगलकी पीआर। और इन्होंने एक बुक लिखी थी ग्रामर के ऊपर, तुगलकी पीएम। तो ध्यान में रखना, तुगलकी पीएम की रचना कौन किए, तुगलकी पीआर, ठीक है। फिर आगे क्या है आपका, शिल्पदिकरम। देखो शिल्पदिकरम किसने लिखा, तो इसको लिखे थे इलांगो अदिगल। इसको ध्यान में रखना, इलांगो अदिगल को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इन चारों में से है कोई, तो तुगलकी पीएम तो है ही, लेकिन ये भी है शिल्पदिकरम, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इलांगो अदिगल इसके ऑथर थे। मनी मेघले, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी मेघले भी लिखे थे शितलई सतनार। तो इस चीज़ को याद रखना
कि मनी मैकेले की रचना किसने की, शीतलई सतनार, है ना। इसके नाम को आपको क्या करोगे, अब बार बार सुनोगे, क्योंकि हो सकता है कि प्रोनाउंस करने में आपको दिक्कत हो। मुझे इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, है ना, इस टॉपिक को। दूसरी बात कि मैं साउथ इंडिया में 4 साल बिताया हूँ, 4 साढ़े 4 साल, तो मुझे पूरा पता है कि किस तरह से प्रोनाउंस होता है कुछ कुछ वर्ड्स को। जैसे आप लोग नॉर्थ इंडिया से हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों को। जैसे हम लोग यहाँ पर तलक्की पीएम के, तो पीएम वाला वर्ड आ गया, है ना, कलई वाला वर्ड आ गया। तो ये जो छोटे छोटे जो वर्ड है ना, ये हम लोग काफ़ी बार सुन चुके हैं और यूज भी कर चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से वर्ड को सुनोगे तो अच्छे से प्रोनाउंस भी कर पाओगे इसको। देखो अब यहाँ पर समझ गए कि मनी मैकेले की रचना कौन किए थे, शीतलई सतनार, ध्यान में रखोगे। फिर यहाँ पर है शिवग सिंधमणि, है ना, शिवग सिंधमणि। तो इसकी स्थापना मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, मतलब इसकी जो रचना है वो कौन किए थे, इसको किए थे तिरुतक्कदेवर, है ना, तिरुतक्कदेवर को याद रखना। ये किसकी रचना किए थे, ये किए थे शिवग सिंधमणि की। तो चलिए ये चारों मतलब करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, ये चारों करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, तोलक्की पीएम की रचना किए थे तोलक्की पियार, और मैं बता दिया अगस्त्य ऋषि के ये शिष्य थे। फिर है शिल्पदिकरम की जो रचना है वो किए थे इलांगो अदिगल। फिर है मनी मैकेले की रचना किए थे शीतलई सतनार, और शिवाग सिंधमणि की जो रचना किए थे ये किए थे तिरुतक्कदेवर। तो ध्यान में रखोगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है रीजियन, है ना, कुछ जो क्षेत्र हुआ करते थे उसको किस नाम से उस पीरियड में, संगम पीरियड में किस नाम से बुलाया जाता था। जैसे हिली और बैकवुड्स की मैं बात करूँ, हिली बैकवुड्स कहने का मतलब, बैकवुड्स का मतलब होता है जंगल, है ना, और हिली जंगल कहने का मतलब जो क्षेत्र बिल्कुल ही पहाड़ी नुमा हो और इर्द गिर्द पूरा जंगल ही जंगल हो, है ना। और माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को कहा जाता था माउंटेन, मतलब कहा जाता था नहीं, ये इंग्लिश वर्ड है। माउंटेन का मतलब होता है जो पहाड़ी के क्षेत्र में लोग रहते हैं उसको माउंटेन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस एरिया को, मतलब हिली बैकवर्ड्स को, हिली वाले जंगल एरिया थे, उसको क्या कहा गया, तो उसको कहा गया कुरिंजी। ध्यान में रखोगे कुरिंजी, है ना। यहाँ पर है पल्लई कहा गया पास्ट और एरिड जोन। पास्ट कहने का मतलब और एरिड जोन कहने का मतलब है सूखा क्षेत्र, है ना, जहाँ पर बारिश कम होती है और जहाँ पर बारिश नहीं, ये बारिश से ज़्यादा मतलब ये रखता है कि वहाँ पर खेती नहीं होती, है ना, सूखा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो वहाँ पर खेती नहीं होती, तो उसी एरिया को पास्ट जोन कहते हैं या फिर एरिड जोन कहते हैं, और इसको कहा गया संगम पीरियड में पल्लई नाम से बुलाया जाता था इस क्षेत्र को। फिर यहाँ पर मुल्लई का मतलब होता है पेस्टोरल ट्रैक्ट, मतलब पेस्टोरल मतलब जहाँ पर चारा के लिए जाते थे ना, मतलब बकरी चराने के लिए, गाय चराने के लिए, मतलब जानवरों को चराने का जो स्थान होता था उसको कहते हैं मुल्लई कहते थे उस टाइम। फिर है वेटलैंड कहने का मतलब, देखो हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ ऊपर वाला खेत होता है, कुछ नीचे वाला खेत होता है। तो निचली खेत जो होता है उसमें पानी की कमी नहीं होती कभी, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गहरा खेत। हम लोग अपने इलाके में गहरा खेत कहते हैं, अब पता नहीं आपके एरिया में क्या कहा जाता है। तो वेटलैंड उसी को कहा जाता है, गहरा खेत को। गहरा खेत कहने का मतलब जहाँ पर पानी की कमी ना हो, हमेशा वो जो क्षेत्र है वो मतलब कीचड़ से हो, भरा हुआ हो, है ना, मतलब पानी की कमी जहाँ पर नहीं होती है, पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं। तो इसको कहा जाता था मरुत्तम कहा जाता था। फिर है नीथल किसको कहा गया, लोटरल को या फिर कोस्टल को। लिटोरल देखो ये वर्ड मैं पढ़ा चुका हूँ एसपी बक्सी वाले में। लिटोरल कहा जाता है नदियों के किनारे वाले क्षेत्र को, कोस्टल कहा जाता है समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र को। तो नदी हो या फिर समुद्र हो, उस किनारे वाले क्षेत्र को उसको क्या कहा जाता था उस टाइम, नित्थल कहा जाता था, नित्थल। अच्छा आप लोग ध्यान में रखोगे एक बात, देखो जैसे साउथ इंडिया का टोन क्या होता है, वहाँ का जो एक्सेंट होता है वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका नाम है विनोद, तो हम लोग क्या कहते हैं द, लेकिन उन लोग प्रोनाउंस करेंगे था, विनोद कहेंगे। जैसे मेरा नाम मधुसूदन है, बहुत लोग मेरा नाम भी नहीं जानते अभी तक, मेरा नाम मधुसूदन है, तो मुझे कई लोग वहाँ पर बोलते थे मधुसूदन, है ना, तो द की जगह पर था पढ़ते थे उन लोग। तो एक बार क्या हुआ, मुझे प्रोफिशिएंसी अवार्ड दिया गया, तो वहाँ पर यहाँ पर डी की जगह में डी के बाद एच लिख दिया गया, है ना। मधुसूदन कोई बोलता था, कोई मधुसूदन बोल देता था। तो वहाँ का प्रोनाउंसिएशन हम लोग नॉर्थ इंडियन से बिल्कुल अलग होता है ना। तो जैसे यहाँ पर नित्थल पढ़ रहे हो तो हो सकता है वे लोग नित्थल बोलते हो, लेकिन हम लोग बोलेंगे निट्ठल, है ना। लेकिन क्योंकि ये साउथ इंडियन वर्ड है तो हम लोग उन्हीं के तरीके से हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप सही टिक लगा करके आप आते हो कि नहीं। यहाँ पर देखो,
यहाँ पर है कुरिंजी, कुरिंजी किस क्षेत्र को कहा गया, हिली बैकवर्ड्स को। पल्लई ये किसको कहा गया, सूखे क्षेत्र को, पास्ट और फिर एरिड जोन को। मुल्लई कहा गया पेस्टोरल ट्रैक्ट को, मतलब चारागाह को। और यहाँ पर मरुत्तम, मरुत्तम कहा गया वेटलैंड को। और निथल है, निथल कहा गया लिटोरल और फिर कोस्टल को, यानी समुद्री तट को और फिर नदियों के तट को। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लो, यहाँ पर है रूलर कि कौन से जो राजा हैं, कौन से राजा हैं और ये कौन से स्टेट के ये रूलर थे, है ना, कौन से वंश के ये सारे रूलर थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चेर है, चेर के राजा कौन थे इन तीनों में, सेनगुट्टवन, ये करेक्ट मैच है। चोल के राजा थे करिकल, और ये मैं आपको बता दिया हूँ। और पांड्य के थे निंदुजेलियन, है ना, तो निंदुजेलियन को आप लोग याद रखोगे, ये थे पांड्य के राजा। फिर से रिपीट करो, चेर के राजा थे सेनगुट्टवन, चोल के राजा थे करिकल और पांड्य के राजा थे निंदुजेलियन। याद रखोगे, चलो इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है राजा का नाम। यहाँ पर 5th में दे रखा है कि द कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग्स। अब देखो कदम्ब किंग के बारे में बताया, तो पहले समझ लो कि कदम्ब किंग्स कहने का क्या मतलब है कि कदम्ब एक साम्राज्य हुआ करता था, है ना, राजवंश हुआ करता था, किंगडम हुआ करता था। तो उसके जो राजा लोग थे वो किसको कैपिटल बनाए, तो पहले समझो कि कदम्ब किंगडम था कहाँ, ये किंगडम था आपका कर्नाटक में, एक छोटा सा राज्य की स्थापना किया था, है ना, किया गया था। तो जो कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य था और उसका नाम पड़ा आपका कदम्ब किंगडम, है ना। तो यहाँ के जो राजा थे वो किसको बनाए थे अपनी राजधानी, तो वो बनाए थे बनवासी को, है ना। यहाँ पर वी की जगह में कई बार आपको बी देखने को मिलेगा, बनवासी। तो बनवासी भी आपका एक जगह का नाम था, सिटी का नाम था, जिसको इन लोगों ने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया। और ये कदम्ब किंगडम कहाँ था, तो ये कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य था। क्लियर, तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर 6th में देखो क्या बोल रहा है कि द थर्ड किंगडम वॉज हेल्ड एट। अब मैं अभी बताया आपको स्टार्ट करने से पहले कि फर्स्ट संगम हुआ था आपका मदुरै में, थर्ड भी हुआ था आपका मदुरै में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और सेकंड कहाँ हुआ था, सेकंड हुआ था कपाटपुरम में। दूसरी बात एक चीज़ और मैं बताया था कि फर्स्ट और सेकंड जो संगम हुआ था मदुरै और कपाटपुरम में, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, उनकी अध्यक्षता किसने की, तो अगस्त्य ऋषि ने की थी, है ना। और अगस्त्य ऋषि के कौन थे आपके चेला, है ना, मतलब उनके शिष्य जो थे अगस्त्य ऋषि के, वो कौन थे, तो वो थे तुलक्की पियार। और तुलक्की पियार की रचना क्या है, जो द्वितीय संगम में किया गया, है ना, द्वितीय संगम में उनके द्वारा किया गया था तुलक्की पीएम ग्रंथ की स्थापना। तमिल ग्रामर है वो तुलक्की पीएम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से रिवाइज कर लोगे आप लोग। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द पद्दी त्रिपुट्टू, देख लो यहाँ पर है पद्दी त्रिपुट्टू, पद्दी त्रिपुट्टू पढ़ो, पद्दी त्रिपुट्टू पढ़ो, हम लोग पुट्टू पढ़ेंगे, उन लोग पुत्तू पढ़ेंगे। त थ का ज़्यादा वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होता है। देखो हम लोग जो पढ़ते हैं ना ट ठ ढ, ये वाला ये है ही नहीं तमिल में। तमिल में जो ग्रामर पढ़ाया जाता है या फिर वहाँ का जो वर्णमाला है ना, उस वर्णमाला में ये ट ठ ड है ही नहीं, वहाँ पर त थ द है ऐसे, है ना। तो इसलिए उन लोग का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे पद्दी त्रिपुट्टू, तो उन लोग पढ़ेंगे पद्दी त्रिपुट्टू, है ना। तो पद्दी त्रिपुट्टू के बारे में ये क्या कह रहा है कि ये कलेक्शन है पोएम्स का, ये पोएम्स का कलेक्शन है। इन द प्रेज ऑफ विच ऑफ द किंगडम्स, कौन से किंगडम के बारे में ये बता रहा है कि किसके बारे में ये पद्दी त्रिपुट्टू जो है ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, और किसके बारे में ये लिखा गया है, किसके बड़ाई के बारे में। तो ये लिखा गया है आपका चेरों के बड़ाई के बारे में। और चेर लोग का कहाँ था राज्य, तो चेर लोगों का राज्य था आपका केरला वाले क्षेत्र में, है ना। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चेरों के बारे में इसमें जिक्र है पद्दी त्रिपुट्टू में, है ना। और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। आगे देखिए यहाँ पर बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इन चारों में कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो अभी मैं आपको बताया था कि शिल्पदिकरम की रचना किसने किया, तो इलांगो अदिगल ने, है ना। तो इलांगो ये आई है और यहाँ पर एल है, इलांगो अदिगल। इलांगो अदिगल ने किसकी रचना की है, तो शिल्पदिकरम की। ये करेक्टली मैच्ड है, बाकी इनकरेक्ट है। अब बाकी इनकरेक्ट है तो देख लो कौन किसकी स्थापना की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुरल, है ना। ये इसमें से कुरल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुरल की रचना किसने की थी, तो तिरुवल्लुवर, एक संत थे, महान संत थे। बचपन में पढ़ना था शायद, मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ रहा था, वहाँ पे था, या फिर मैं सरकारी विद्यालय में था, तो शायद वहाँ पर एक इनके बारे में कहानी थी कि जो संत तिरुवल्लुवर थे, आप लोग सुने होंगे कि जब वो खाना खाते थे और अपने साथ एक सुई रखते थे, सुई नीडल, और जब भी एक भोजन का एक जरा से भी एक कुछ भी गिर गया अगर नीचे, चावल का एक दाना भी अगर नीचे गिर गया,
तो वो सुई से चुभा करके उसको उठा लेते थे और एक बाउल रखते थे, उस बाउल में पानी रखते थे, उसमें डुबा करके वो खा जाते थे, मतलब अन्न का एक दाना भी वो वेस्ट नहीं करते थे। तो ये इनकी कहानी थी संत तिरुवल्लुवर के बारे में जो पढ़े थे। तो कुरल की रचना किए थे संत तिरुवल्लुवर। तो ध्यान में रखोगे, कुरल की स्थापना बोल दे रहा हूँ यार बार बार, कुरल की रचना किए थे तिरुवल्लुवर, है ना। फिर यहाँ पर क्या, अहनानुरू, और यहाँ पर है पुरनानुरू, यहाँ पर है पुरनानुरू, यहाँ पर है अहनानुरू। तो अहनानुरू की रचना किए थे, ये नहीं किए थे बिल्कुल, इनकी रचना किए थे रुद्र श्रमण नाम के एक व्यक्ति, रुद्र श्रमण, ध्यान रखोगे। कुरल की रचना किए थे तिरुवल्लुवर, और यहाँ पर अहनानुर जो है, अहनानुरू की रचना किए थे रुद्र श्रमण। और ये पुरनानुरू की रचना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा, तो ध्यान में रखोगे इसको, है ना। कुरल का बताया क्या, तिरुवल्लुवर, अहनानुरू का बताया क्या, रुद्र श्रमण, और शिल्पदिकरम का ये करेक्ट मैच है इलांगो अदिगल। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम किससे रिलेटेड है, मतलब ये बुक जो लिखा गया, तोल्काप्पियम की रचना कौन किए थे, जो मैं बताया जो ऋषि अगस्त्य जो थे, ऋषि अगस्त्य के जो शिष्य थे तोल्काप्पियार, है ना, वो किए थे इसकी रचना। और कौन से संगम में किए थे, द्वितीय संगम में, है ना, द्वितीय संगम में पेश किए थे सबके सामने। तो तोल्काप्पियम है रचना, तोल्काप्पियार उन्हीं के नाम पर है। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये ग्रामर से रिलेटेड है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए, तो कौन से ग्रामर के बारे में, तमिल ग्रामर के बारे में, जो हम लोग हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर होता है, इसी तरीके से तमिल ग्रामर के बारे में है ये तोल्काप्पियम। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है द ऑथर ऑफ कुरल एंड मुप्पल, द ऑथर ऑफ कुरल और मुप्पल, कुरल बोल लो और फिर उसका अलग से नाम है मुप्पल। ये सबसे पहली बात की, इसकी स्थापना कौन किए, तो इसकी स्थापना किए थे, अच्छा स्थापना बोल दे रहा हूँ यार बार बार, मतलब क्या, कहाँ दिमाग का है मेरा। अब देखो, कुरल जो है, ध्यान दो यहाँ पर, द ऑथर ऑफ कुरल और मुप्पल, कुरल का अभी अभी मैं बताया था, कौन किए थे कुरल, कुरल को कौन लिखे थे, तो तिरुवल्लुवर, है ना, संत तिरुवल्लुवर। तो कुरल बोल लो और फिर इसको मुप्पल भी कहा जाता है। तो इसकी रचना किए थे तिरुवल्लुवर, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये किसके बारे में बोला है कि ट्रेटाइज, ट्रेटाइज कहने का मतलब ये रचना, है ना, ट्रेटाइज का मतलब रचना कह लो, निबंध रचना भी कह लो। और ये किसके बारे में है, कुरल, तो पॉलिटी के बारे में है, एथिक्स के बारे में है, और सोशल नॉर्म्स के बारे में। एथिक्स कहने का मतलब मोरालिटी के बारे में है ना, मोरालिटी मतलब मैनर्स के बारे में है, नैतिक शास्त्र जिसको कहते हैं। सोशल नॉर्म्स कहने का मतलब है कि सामाजिक आदर्श जो होता है कि एक समाज में किस तरीके के आदर्शों को फॉलो करना चाहिए, तो इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। कौन से बुक में, कुरल में और मुप्पल में। और कुरल और मुप्पल की अगर मैं बात कहूँ तो इसकी रचना कौन की, तो तिरुवल्लुवर की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है मतलब पूरा तमिलनाडु की अगर ये बात कर रहा है, तो इसमें बाइबल किसको समझा जाता है, पूरे तमिल भाषा की अगर बात कही जा रही तो इसका आंसर आपका कुरल। और कुरल को लिखे कौन थे, तो संत तिरुवल्लुवर, है ना। कहानी भी मैं बता दिया इनके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर है 12 में, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पत्नी कल्ट। देखो पत्नी कल्ट में होता ये था कि पत्नी कल्ट मतलब कि कल्ट कहने का मतलब है एक प्रथा, है ना, उपासना विधि कह सकते हो। तो पत्नी कल्ट की में होता ये था कि यहाँ पर वर्शिप किया जाता था एक गॉडेस की, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी कहा गया है ना, चेस्टिटी मतलब पवित्रता। तो पवित्रता की जो देवी थी उनकी पूजा की जाती थी वहाँ पर, और इसको कहा गया पत्नी कल्ट। और ये जो गॉडेस ऑफ चेस्टिटी थी जिनकी पूजा की जाती थी, ये पत्नी के रूप में पूजा की जाती थी, मतलब पत्नी पूजा कह लो। तो पत्नी पूजा का जो नाम था उस टाइम का, उसको कहा जाता था कन्नगी, है ना। मतलब ये जो देवी थी गॉडेस ऑफ चेस्टिटी मतलब पवित्रता की जो देवी थी, वो देवी का नाम दिया गया कन्नगी, और उनकी आराधना की जाती थी। और इसको कहा जाता था एक तरह से कि ये किस लिए इनकी पूजा की जाती है, पत्नी पूजा के रूप में। जैसे हम लोग के यहाँ होता है पतिव्रता, कि नारी लोगों को कहा जाता है कि पति परमेश्वर है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनकी एक तरह से आराधना की जाती है, पूजा भी की जाती है ना। मंगत क्या क्या कहते हैं, मतलब बहुत कुछ व्रत वगैरह रखा जाता है। लेकिन ऐसा पतियों के बारे में नहीं है कि पत्नी पूजा भी जैसा कुछ चीज़ हो, पत्नी व्रता जैसी भी कोई चीज़ हो। लेकिन उस टाइम क्या किया गया कि पत्नी कल्ट को स्वीकार किया गया और उसकी उपासना शुरू की गई, है ना। तो और उस देवी की, पत्नी वाली देवी जो है वो कन्नगी एक देवी थी, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, पवित्रता की देवी।
तो पत्नी कल्ट कह लें या फिर पत्नी पूजा कह लें, इसकी शुरुआत किसने की थी, ये यहाँ पर कह रहा है कि इसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर थे आपके सेनगुट्टवन, है ना, ध्यान रखोगे सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन एक राजा थे, और कौन से राजा थे ये, कौन से किंगडम के राजा थे, तो ये थे आपके महान चेर शासक, मतलब चेर चोल पांडे देखे तो उसमें से चेर जो केरला वाला क्षेत्र है उसमें एक महान शासक थे सेनगुट्टवन, और वही स्टार्ट करते हैं पत्नी कल्ट का, कन्नगी देवी की पूजा करना प्रारंभ करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे देख लेते हैं 30 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ पर बोला है हु वॉज द फाउंडर ऑफ पुहार। पुहार एक स्थान का नाम है जिसको कावेरी पट्टनम भी कहा गया, और ये कावेरी नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई है ना। तो पुहार राज्य की स्थापना कौन करते हैं, और ये है कहाँ पर, तमिलनाडु में, है ना। तो कावेरी नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो ये किए गए करिकल के द्वारा, है ना, करिकल के द्वारा, है ना। करिकल कौन थे, चोल साम्राज्य के एक राजा थे, है ना। और कौन से राजा, मतलब संगम पीरियड वाले राजा, चोल को 2 बार पढ़ते हैं। तो इसी को ध्यान में रखना कि पुहार या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किए थे एक चोल शासक करिकल जो थे वो किए थे, है ना। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे रिलेटेड, पुहार और करिकल से रिलेटेड, ये पूछा जाता है कि कितने गुलामों को वहाँ से लाया गया श्रीलंका से इसकी स्थापना के लिए, मतलब इस शहर को जो बसाया गया वो कितने गुलामों की मदद से बसाया गया। तो 12,000 गुलामों को बुलाया गया था, कहाँ से, श्रीलंका से, है ना। और वहाँ से बुला करके इसकी स्थापना करे थे, है ना, चोल राजा करिकल, है ना। और चोल की राजधानी भी ये बनाए थे पुहार को, कावेरी पट्टनम को। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज सेड दैट द स्पेस इन विच एन एलिफेंट कुड लाई डाउन प्रोड्यूस्ड एनफ टू फीड 7 पर्सन्स। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये किस पीरियड के बारे में कहा गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कहा गया आपका चोल वंश के टाइम में, है ना। चोल वंश के टाइम में वहाँ के कुछ लोगों ने लिखा है कि कहा जाता था उस टाइम कि जितनी जगह में एक एलिफेंट लाई डाउन कर सकता है, मतलब सो सकता है, उतनी जगह में उस टाइम में 7 आदमियों को खिलाने भर वहाँ पर अनाज उपजाया जाता था, है ना। तो समझ गए बात को। तो ये किसके बारे में कहा गया, चोल वंश के बारे में कहा गया, और खास करके कावेरी पट्टनम के बारे में कहा गया होगा, क्योंकि कावेरी पट्टनम यानी कि पुहार जो राज्य था, शहर था, वो कहाँ था, कावेरी नदी के किनारे था। तो कावेरी नदी के किनारे की बात कही गई है कि जितने स्थान में एक एलिफेंट सो सकता है, लाई डाउन कर सकता है, उतने जगह में कितना प्रोड्यूस होता था अनाज, 7 आदमियों को खिलाने के बराबर। तो यहाँ तक समझ गए बात को। तो यहाँ पर बोला गया कि किसके बारे में ये कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका कावेरी डेल्टा के बारे में। तो ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहाँ पर 15 नंबर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पैट्रॉन्स ऑफ संगम। अब संगम के पैट्रॉन कौन थे, तो संगम पीरियड जो था 100 से लेकर के 300 AD में, ये कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु में कौन सा वंश था उस टाइम, तो पांडे था, है ना। अभी देखे हम लोग तीनों, चेर चोल पांडे। तो पांडे कहाँ पर थे, तमिलनाडु में थे। तो यही पैट्रोनाइज किए थे, पैट्रोनाइज कहने का मतलब संरक्षण दिए थे, यही बुलाए थे वो सारे असेंबली को, तमिल पोएट्स के असेंबली को, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका पांडे के राजाओं ने। क्लियर। यहाँ पर हु इज द ऑथर ऑफ मणिमेकलई, अभी देखे थे हम लोग मणिमेकलई के जो ऑथर हैं वो कौन थे, सिथलई सतनार, है ना। तो सिथलई सतनार देख लो, ऑप्शन नंबर बी में है सतनार, शॉर्ट में लिखा है सतनार, है ना। तो इसको कहते हैं सिथलई सतनार पूरा नाम। तो मणिमेकलई की रचना की थे सतनार। तो क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सारे आंसर यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आज बहुत कुछ सीखे हो आप लोग, रिवीजन करके देख सकते हो वीडियो को। हमेशा मैं कहता हूँ रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। बार बार रिवाइज करोगे, चीज़ों को अच्छे से सीखोगे, याद कर पाओगे लंबे टाइम के लिए। तो इस वीडियो को लाइक भी करना आप लोग, है ना, शेयर करना, और जल्दी अगर आप लोग को चाहिए ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट चाहिए लूसेंट के हिस्ट्री, तो आप लोग मिनिमम 50 लाइक्स तो दो भाई, है ना। कई बार बोलता हूँ आप लोग लेट कर देते हो, इसलिए मैं भी लेट कर देता हूँ वीडियो बनाने में। कोशिश करो कि जितना से जितना लाइक हो सके आप लोग दोगे, मैं मोटिवेटेड रहूँगा, मैं आपके लिए काम करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, सब कुछ करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।